आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस पे ही क्वेश्चन नंबर 11। एक बार सॉल्व करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। आंसू तो नहीं आ रहे हैं सवाल देख करके? चलिए, आए तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा इजी कर देंगे अगली बार से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर साइंटिफिकली करेक्ट। आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सही है? तो आपको देखना साइंटिफिकली क्या सही है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में ट्विंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है या लॉज ऑफ हेरिडिटी के बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन है आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स विल ऑलवेज शो आइडेंटिकल बिहेवियर बिकॉज दे शेयर द सेम जीनोटाइप। यानी अलग अलग वातावरण में पले समरूप जुड़वा बच्चे हमेशा समान व्यवहार करेंगे क्योंकि उनका जीवन रूप जीन रूप जो है वो समान है। देखिए व्यवहार समान करेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि उनका जीनोटाइप सेम है। हाँ 100% जीन्स जो है वो सेम है आइडेंटिकल ट्विंस के। हालांकि इसमें आधी बात थोड़ी सी घुमा करके कही गई है। बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे जीन्स की बात हुई है कि जेनेटिकली अगर हम बात करें। फ्रेटर्नल ट्विंस आर जेनेटिकली एज सिमिलर एज ऑर्डिनरी सिबलिंग्स। यानी कोई भी दो भाई बहन का जितना जीन्स कॉमन होता है उतना ही फ्रेटर्नल ट्विंस के जेनेटिक मेकअप में सिमिलैरिटी होती है। यानी ट्विंस हैं ये बच्चे फ्रेटर्नल, जो दो अलग अलग जेंडर के हो सकते हैं, दो अलग अलग स्पर्म और एग सेल यानी दो अलग जाइगोट से फर्टिलाइज हो सकते हैं, दो अलग स्पर्म सेल और एग से। बट इनकी हेरिडिटी उतनी समान है जितनी किन्हीं भी दो भाई बहन की होती है, जिनकी एज में भी अंतर होता है, जो कि 50% के करीब होती है। बात तो सही है। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रिसेसिव ट्रेट्स डिसअपियर परमानेंटली आफ्टर 2 जनरेशंस। ये बेकार की बात है। कुछ ट्रेट्स रिसेसिव होते हैं, कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं। कि हो सकता है आपके पिताजी का रंग सांवला रहा हो और माताजी का रंग फेयर हो, मान लेते हैं, तो आपका कलर फेयर है। अब ऐसा नहीं कि आपके जेनेटिक मेकअप में वो जो भी बेसिकली दूसरा कलर है, जिसको आप सांवला कह लो, हल्का सा डार्क शेड कह लो, वो नहीं है, वो है, बट वो माताजी का जो कलर था या जो फेयर कलर था वो ज्यादा डोमिनेंट था। इसका उल्टा भी पॉसिबल है ना? तो ये डोमिनेंट जीन्स जो रहे होंगे उसका प्रभाव आपको दिख जाएगा। रिसेसिव जीन्स हो सकता है दूसरा जीन्स रिसेसिव हो, थोड़ा सा डोमिनेंट के सामने नीचे रह गया हो, या अगली किसी जनरेशन में हो सकता है वो बाहर आ जाए, डोमिनेंट बन जाए, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि वो 2 पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएगा। जेनेटिक मेकअप तो रहेगा, ये आपके पीछे चलता रहता है कई जनरेशन से, तो ये कहना गलत होगा। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक पोटेंशियल एंड द एनवायरमेंट। जो विकास है ये डिपेंड करता है कि जेनेटिक पोटेंशियल क्या है और एनवायरमेंट क्या है। ये बात भी हमें सही लग रही है कुछ हद तक, ठीक है। अब सारे तो सही हो नहीं सकते, तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। देखो ये सी तो कहीं भी सही नहीं हो सकता, जहां भी सी दिया हुआ है तो हटा दो ऑप्शन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो इन्होंने कहा है कि डिसअपियर हो जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे बी एंड डी आर ट्रू, तो बी तो सही है ही, और डी हमने मान लिया कि इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक पोटेंशियल एंड द एनवायरमेंट डिपेंड करेगा, ये भी सही है। तो हमें यहाँ पे ए को हटाना पड़ेगा। जिस बिहेवियर को मैं नॉर्मल मान के चल रही थी वो बिहेवियर नॉर्मल है नहीं, क्योंकि बिहेवियर सेम नहीं होगा, बेशक जीनोटाइप सेम है। बिहेवियर कैसे सेम हो सकता है? आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स विल ऑलवेज शो आइडेंटिकल बिहेवियर। ये इसको मैं जेनेटिक बिहेवियर की बात कर रही थी, बट ये नॉर्मल समान व्यवहार की बात की है इन्होंने। जीन्स सेम है लेकिन समान व्यवहार करेंगे ये नहीं कह सकते। ये कोई भी ये ऐसी बात नहीं हुई कि जिसको आप ये कह दो कि ये साइंटिफिकली ट्रू है। जीन्स सेम होने के बावजूद भी सेम व्यवहार करेंगे जरूरी नहीं है, ट्विंस में भी अंतर पाए जाएंगे। तो बी और डी सकते हैं इस हिसाब से। अगर आप देखो कि फ्रेटर्नल ट्विंस ऑर्डिनरी किन्हीं भी दो भाई बहन जैसे ही होते हैं, इनमें 50% जेनेटिक मेकअप कॉमन होता है, और किन्हीं भी दो भाई बहन या भाई जो भी सिबलिंग्स हैं, बेसिकली जो सगे भाई बहन हैं, सेम ब्लड लाइन से आते हैं, उनकी हेरिडिटी 50% कॉमन होती है, या सेम जीन्स वो शेयर करते हैं एटलीस्ट 50%। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जो एक साथ पैदा हुए, एक जैसे दिखते हैं, एक सेक्स के हैं, सेम सेक्स के हैं, उनकी हेरिडिटी 100% सेम होती है। जो फ्रेटर्नल वाले हैं वो नॉर्मल कॉमन वाले भाई बहन में ही शामिल होंगे, हालांकि इनके आईक्यू में कोरिलेशन होता है। अभी आते हैं इस पे ही चर्चा करते हैं। एक टेबल है आपके सामने जिससे आप ये बात समझ पाएंगे। देखिएगा ये थोड़े आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो परेशान ना हो इनको देख के, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखें। देखिए ये टेबल आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, इसको आप देखिए। जेनेटिक सिमिलैरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, एक है जीन्स की या डीएनए की सिमिलैरिटी, वो 100% है मोनोजाइगोटिक में या आइडेंटिकल ट्विंस में, जो एक युग्मनज जुड़वा बोलते हैं, जो सेम सेक्स के हैं, सेम दिखते हैं।
जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं जिनको डायजाइगोटिक कहते हैं, क्योंकि ये दो जाइगोट से बने हैं। मोनोजाइगोटिक यानी सिंगल जाइगोट से बने हैं। जाइगोट क्या है? निषेचित अंडा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है आपका, जो फर्टिलाइजेशन के वक्त क्रिएट होगा। तो 50% जो जीन्स हैं वो फ्रेटर्नल के भी कॉमन होंगे, और जो नॉर्मल एकदम वैसे वाले भाई बहन हैं जो अलग अलग समय पैदा हुए हैं, ट्विंस नहीं है, उनकी भी 50% हेरिडिटी सेम होती है। ठीक, ऑर्डिनरी सिबलिंग्स की भी 50% हेरिडिटी सेम होती है। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनकी 100% सेम होगी। आईक्यू का क्या कोरिलेशन है? देखिए, हेरिडिटी सेम होना अलग बात है 100%, आईक्यू सेम नहीं होगा। आईक्यू में कोरिलेशन है 90% का, 0.90 या 0.89 कहती है एनसीईआरटी आपकी। तो 90% आईक्यू में कोरिलेशन मिलेगा, यानी अगर इसका 100 है तो उसका भी 90 तो होगा ही, मतलब 90% सेम कह सकते हो आपके कोरिलेशन है। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस का आईक्यू है वो 60% कॉमन होगा। जो नॉर्मल सिबलिंग्स है उनका 50% कोरिलेशन है आपस में। या अगर मान लो इसका आईक्यू 120 है तो ये 50% जुड़ा हुआ होगा, जो दूसरा बच्चा है उसका भी 50% आईक्यू कोरिलेट करेगा अपने सिबलिंग से। आईक्यू कोरिलेशन जिनका, जो ट्विंस बच्चे जिनको अलग अलग घरों में पाला गया है, अगर आइडेंटिकल ट्विन है तो भी 72% आईक्यू सेम रहेगा, चाहे अलग अलग घर में ही पले हों। सेम घर में पले हैं तो 90% आईक्यू, क्योंकि एनवायरमेंट भी सेम है ना काफी हद तक, ये मान के चल रहे हैं। इनके केस में ऐसा कोई इसका फिर रोल नहीं बचता, ये सेम, ये ऑर्डिनरी सिबलिंग जैसे ही हो जाते हैं। चलिए खैर, अगर आप देखोगे ऑर्डिनरी सिबलिंग के केस में सिर्फ 0.25% कोरिलेशन रह जाता है, अगर अलग अलग घर में पले हैं, चाहे वो फ्रेटर्नल ट्विंस हो चाहे वो ये ऑर्डिनरी सिबलिंग हो, सिर्फ 25% आईक्यू में कोरिलेशन बचता है। अदरवाइज जो आइडेंटिकल ट्विन है उनमें आईक्यू में 72% कोरिलेशन रहता है, चाहे अलग अलग घर में ही क्यों ना वो अडॉप्ट किए गए हों। सेम घर में है तो 90%, फ्रेटर्नल में 60%, नॉर्मल जो सिबलिंग है उनमें 50% आईक्यू। हेरिडिटी दोनों में सेम है, यानी जेनेटिक मेकअप दोनों में सेम है, फ्रेटर्नल और ऑर्डिनरी दोनों में। इनका 100% सेम है हेरिडिटी जो है। तो डीएनए और आईक्यू के रिलेशन में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा, ये दो बातें बिल्कुल अलग हैं। शायद आपने आज से पहले सुनी भी ना हो, है ना। अब कई लोग सुनाने लग जाए, वो एक अलग बात है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 100% आइडेंटिकल जो हेरिडिटी है वो आइडेंटिकल ट्विंस की सेम है, आईक्यू 90% सेम है। अलग घर में होंगे तो 72%, फिर भी आईक्यू सेम होगा। फ्रेटर्नल ट्विंस के केस में 50% हेरिडिटी सेम होती है, या किसी भी और भाई बहन के केस में 50% हेरिडिटी सेम होती है, लेकिन आईक्यू 60% होगा। कॉमन जो है वो कोरिलेशन जो है वो सेम फ्रेटर्नल ट्विंस में, 50% होगा नॉर्मल ऑर्डिनरी सिबलिंग्स में। कि आपका भाई है और आपकी बहन है, आप में मान लो 4-4 साल का अंतर है, तब भी 50% आईक्यू का कोरिलेशन मिल जाएगा, या हेरिडिटी मेकअप जो है आपका, या जीन्स आपके 50% कॉमन मिल जाएंगे। तो हाईएस्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी इन आईक्यू आइडेंटिकल ट्विंस में, बाकी सब में कॉमन ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ये अब थोड़ा आसान लगना चाहिए आपको इन सवालों के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन एजुकेशनल साइकोलॉजी बायोलॉजिकल मैचुरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल सीटेट की तरह का सवाल। शैक्षिक मनोविज्ञान में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, वैसे मैचुरेशन बायोलॉजिकली होती है ना, वो आपकी बायोलॉजी से या हेरिडिटी से ही संबंधित होती है। तो मैचुरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट, लर्निंग और मैचुरेशन में क्या अंतर है ये भी समझेंगे इस सवाल से हम। ठीक, तो शैक्षिक मनोविज्ञान में जैविक परिपक्वता की विशेषता निम्नलिखित में से सभी से है एक्सेप्ट, यानी मैचुरेशन के बारे में कौन सी बात गलत है। एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो तो थोड़ा ध्यान से सवाल को पढ़ना होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अब आपको यहाँ पे गलत चाहिए क्योंकि नॉट लिखा है, तो जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि पूछा ही गलत है। किसके बारे में? मैचुरेशन यानी परिपक्वता के बारे में। किससे रिलेटेड होती है? हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। परिपक्वता क्या बवाल है, अब कई लोग कहेंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। परिपक्वता के आपको एलजेब्रा या कैलकुलेशन कब सिखाया जाए, इसके लिए आप परिपक्व हैं क्या? तो क्या 5.5 महीने के बच्चे को कैलकुलेशन सिखा सकते हो? नहीं। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि अभी वो इस चीज को सीखने के लिए संज्ञानात्मक रूप से मैच्योर नहीं है। आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखाते, क्यों? क्योंकि अभी वो उसके लिए परिपक्व नहीं है। शरीर से ऑटोमेटिकली क्षमता विकसित होगी एज के साथ, जो आने वाली क्षमताएं प्रकट होती हैं, जो एज के साथ अनफोल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको मैचुरेशन कहते हैं। जैसे आपके दांतों का निकलना, आपका उसमें कोई रोल नहीं, जरूरी नहीं है वो ट्रेनिंग से या एजुकेशन से आप उसको कर सकते हो, कोई उसमें रोल नहीं होता उसका, नॉट नेसेसरी। कि आपको शिक्षा ना भी दी जाए तब भी आप भाषा एक्वायर कर लेंगे, एक सर्टेन मेच्योरिटी जैसी आपकी एज आएगी, वो वाली अर्ली चाइल्डहुड। तो क्या गलत है मैच्योरिटी के बारे में? पहला ऑप्शन है, इट इज हेवीली एंकर्ड इन द जेनेटिक एंड हेरिडेटरी ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, ये हेरिडिटी से मिलने वाला ब्लूप्रिंट है कि भाई आपकी प्यूबर्टी हिट होगी तो दाढ़ी मूंछ अपने आप आएंगी, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है।
और आप 6 महीने या 6 साल के बच्चे की दाढ़ी मूछ नहीं उगा सकते, वो मैच्योर ही नहीं है उस चीज के लिए। तो हेरिडिटी से ब्लूप्रिंट मिला है जो समय के साथ अनफोल्ड होता जाएगा। इस उम्र में दूध के दांत, इस उम्र में पक्के दांत, ये मैच्योरिटी अपने आप आ रही है, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इट सेट्स द पोटेंशियल बाउंड्री लिमिट्स ऑफ व्हाट अ चाइल्ड कैन लर्न और डू एट एनी गिवन स्टेज ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है भाई, 6 महीने के बच्चे को आप दौड़ना नहीं सिखा सकते, क्यों? क्योंकि अभी उसकी टांगों में वो मजबूती नहीं आई, वो मैच्योरिटी नहीं आई जिसकी वजह से वो चल पाए। तो ये बात तो सही है कि किस स्टेज पे क्या सिखाया जाए, क्या सिलेबस हो किस उम्र के बच्चे का, ये मैच्योरिटी से डिसाइड होगा। इट रिक्वायर्स कॉन्शियस सिस्टमिक इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड एफर्टफुल क्लासरूम प्रैक्टिस टू अकर। मैच्योरिटी के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है या ट्रेनिंग का इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ये कहना गलत होगा। बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी किसी कॉन्शियसली आप ट्रेन करा दोगे बच्चे को कि हमारे 6 महीने का बच्चा है लेकिन इसको हम मैराथन रन कराना चाहते हैं 6 महीने की उम्र में ही, दुनिया के किसी ट्रेनिंग सेंटर में ले जाओ, ऐसा नहीं है पॉसिबल कि वो 6 महीने का बच्चा दौड़ने लग जाएगा या साइकिल चलाने लग जाएगा। तो इस पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता या एजुकेशन का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैच्योरिटी बाय डिफॉल्ट जेनेटिक मेकअप है आपके अंदर, वो अपने आप आएगी। ठीक, इट इंक्लूड्स बायोलॉजिकल चेंजेस सच एज दी नर्वस सिस्टम आपका मैच्योर होगा, मसल ग्रुप कोऑर्डिनेशन के आप देखते हैं एक सर्टेन उम्र में बच्चे के अंदर मसल मास ज्यादा होता है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें सही है। एक ही बात गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है कि आप इंस्ट्रक्शन देके या ट्रेनिंग देके मैच्योरिटी नहीं ला सकते, वो बाय डिफॉल्ट आती है अपनी एक स्टेज पे। तो मैच्योरिटी की परिभाषा क्या है कि अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, यानी आनुवांशिकता से मिली क्षमताओं का समय के साथ प्रकट होना, कि एक सर्टेन एज पे दाढ़ी मूछ आएगी लड़कों की, लड़कियों के पीरियड शुरू होंगे। कैसे है ये? मैच्योरिटी के कारण है। तो वो आपकी हेरिडिटी में कोडेड है कि दांत निकलेंगे, पक्के दांत कब निकलेंगे, दूध के कब निकलेंगे, ये हेरिडिटी में मैच्योरिटी से हो रहा है, हेरिडिटी में पहले से कोडेड है, जैसे आप एक कंप्यूटर में कोड डालते हैं वैसे ही। ठीक, तो इसकी परिभाषा अगर आप देखना चाहें और ये डेवलपमेंट और लर्निंग से कैसे अलग है इसको भी समझेंगे। तो मैच्योरेशन मेक्स लर्निंग पॉसिबल। मैच्योरेशन, अब इससे पहले कि मैं आपको ये दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है ये समझाऊं, आप पहले से थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लीजिए। डेवलपमेंट, लर्निंग और मैच्योरेशन के बीच में एक बेसिक सा अंतर समझ लीजिए। डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, पहली बात तो ये सब जुड़े हुए हैं आपस में और ये दोनों विकासात्मक प्रक्रियाएं ही हैं, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो मैच्योरेशन हो, डेवलपमेंट के अंदर ही आती हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं। अगर बच्चा मैच्योर है तो वो सीख पाएगा चीजें, सीखेगा तो मैच्योरिटी आएगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, हेल्पफुल हैं। तो डेवलपमेंट क्या है ये आपको पता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, ऑर्डरली हैं, सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, है ना, प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, जो आप कहना चाहें। मैच्योरेशन क्या है, इसी के अंदर ग्रोथ भी आ जाएगा। मैच्योरेशन अनफोल्ड होना है आपकी हेरिडिटी से मिली क्षमताओं का, जैसे दांतों का निकलना, ये ऑलरेडी डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग क्या है, देखिए मैच्योरेशन में जरूरी नहीं एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल हो, लर्निंग में होगा। लर्निंग में आप किस मेथड से सीख रहे हैं, है ना, ये आप कॉन्शियसली एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अनुभव के आधार पे आपकी लर्निंग होती है। कि आपने साइकिल चलाना सीखा, इसके लिए आपने एफर्ट और प्रैक्टिस किए। मैच्योरेशन में जरूरी नहीं आपने कोई एफर्ट और प्रैक्टिस किया हो, एफर्ट प्लस प्रैक्टिस किया, आपने साइकिल सीखी तो ठीक है, इसमें एफर्ट लगा, प्रयास लगा, अभ्यास लगा, रात दिन का नहीं तो जितने भी दिन का। तो एफर्ट और प्रैक्टिस से अधिगम होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अनुभव के आधार पे आपके व्यवहार में लगभग स्थायी परिवर्तन, कि आपने लिखना सीखा, तो ये लर्निंग है, एफर्ट और प्रैक्टिस से सीखा, अपने अनुभव से सीखा, अनुभव लेकर के सीखा। मैच्योरेशन क्या है, आपकी उंगलियों में मजबूती आ गई कि पेन पकड़ सके, ये मैच्योरेशन है। इसमें कोई एफर्ट प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा आपको। आपकी दाढ़ी मूछ आ गई, इसमें आपने कौन सा एफर्ट किया, आपके दांत निकल आए, आपने क्या एफर्ट किया, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपने क्या एफर्ट किया। थोड़ा बहुत एनवायरमेंट से प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपने कुछ किया है, इसमें आपने दांत निकाले हैं अपने, ये नहीं किया आपने। तो अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैच्योरेशन जो ऑटोमेटेड है कुछ हद तक। लर्निंग आप अपने एफर्ट और प्रैक्टिस से सीखते हैं। कई बार लर्निंग के लिए आप साइकिल चलाना सीख पाए, इसके लिए मैच्योरेशन एक सर्टेन लेवल का तो होना चाहिए। आप 6 महीने के बच्चे को थोड़ी साइकिल चलाना सिखा देंगे, तो लर्निंग के लिए भी एक सर्टेन मैच्योरिटी चाहिए होती है। और जब मैच्योरिटी आती है तो आप लर्निंग बेहतर कर पाते हैं। तो एक दूसरे की पूरक हैं सारी जो है, ये मैच्योरेशन हुआ, लर्निंग हुआ, ग्रोथ हुआ, ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। मैच्योरेशन मेक्स लर्निंग पॉसिबल, यानी बिकॉज ऑफ मैच्योरेशन, या ये जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, इसकी वजह से अधिगम संभव हो पाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप साइकिल चलाना एक सर्टेन एज में सीखेंगे, जब आपकी टांगों में जान आ जाएगी। चलना आप 6 दिन की उम्र में नहीं सीख सकते, क्यों? क्योंकि आपकी टांगे मैच्योर नहीं है अभी। तो चलना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए, या आप साइकिल चलाना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए।
तो मैचुरेशन या परिपक्वता क्या है? सीखने की तैयारी है, सीखने के लिए रेडीनेस है, एक तत्परता आती है आपके अंदर बिकॉज ऑफ मैचुरेशन। बात सही है। लर्निंग मेक्स मैचुरेशन यूजफुल, लर्निंग की वजह से मैचुरेशन यूजफुल हो पाता है कि आपने सीखा तब तो आप उस मेच्योरिटी का जो आपकी एज के साथ आनी थी उसका सही से लाभ उठा पाए। भाई आपकी समझ विकसित हो सकती थी अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते, आपने उम्र के अनुसार पढ़ी ही नहीं, तो वो जो मेच्योरिटी थी उसके हिसाब से आपने लर्निंग नहीं की, लर्निंग नहीं की तो वो मेच्योरिटी जो आनी चाहिए थी वो, ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगी। चाहे वो ग्रोथ हो, लर्निंग हो, मैच्योरिटी हो, ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, हम कह सकते हैं विकास के अंदर ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हम थोड़े से स्लो चल रहे हैं, कोई बात नहीं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी डिबेट, देखिए विकास की ना कुछ बहस हैं, भैंसे नहीं है बहसे हैं, समझ रहे हो? बहसे कैसे हैं? डिबेट है जिसमें कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी एक डिबेट है, जिसमें अर्ली डेवलपमेंट वर्सेस लेटर डेवलपमेंट एक डिबेट है कि शुरुआत का विकास ज्यादा, शुरुआत के साल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाद वाले। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि शुरुआत के साल ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके शुरू के 5-10 साल हैं। आपकी कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूअस वाले कहेंगे कि इसमें स्टेजेस की आवश्यकता नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूटी वाले जिसमें प्याजे हैं, आपके कोलबर्ग हैं, एरिक्सन है, ये कहेंगे कि स्टेजेस में टूट के चलता है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। वाइगॉत्स्की जो स्टेज की बात नहीं करते वो कॉन्टिन्यूअस मानेंगे। इन जनरल बिना किसी के नाम लिखा हो तो आप कह लीजिएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है विकास। ज्यादा ही डिटेल में चले जा रहे हैं हम, हमने 13 सवाल किए हैं 1 घंटे में, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, डोंट वरी। देखिएगा, तो अगर आपको ये डिटेल डिस्कशन पसंद आ रहा हो तो वो भी आप कमेंट्स में बता दीजिएगा आज के सेशन के बाद, अभी मत बताना, अभी मैं कमेंट्स बहुत रेयरली देख रही हूँ। तो थर्ड ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं, देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, निरंतरता और अनिरंतरता की डिबेट में जो प्याजे हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये बात हम कर चुके हैं क्योंकि वो स्टेजेस में तोड़ रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस है विकास की प्रक्रिया, व्यू ऑफ डेवलपमेंट। वाइल लेव वाइगॉत्स्की कॉन्टिन्यूअस मानेंगे क्योंकि इन्होंने तो कोई स्टेज दी ही नहीं है कि टूट के चलेगा स्टेजेस में विकास। ऐसा नहीं कि प्याजे ये कह रहे हो कि रुक जाएगा एक टाइम के बाद, बट वो कह रहे हैं स्टेजेस में टूट के जाएगा। जैसे ये प्याजे का चार्ट बनेगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। वहीं वाइगॉत्स्की का चार्ट देखोगे तो वो तो कोई एज की बात कर ही नहीं रहे, ठीक है ना? तो थर्ड ऑप्शन जितने भी लोग कह रहे हैं वो सही है कि डिसकॉन्टिन्यूटी की बात प्याजे करेंगे और कॉन्टिन्यूटी की बात वाइगॉत्स्की करेंगे, ठीक है। इसमें बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी या प्योरली मैकेनिकल जैसा कुछ नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, लीनियर स्पाइरल जैसा यहाँ कुछ है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिएगा, लेंदी सवाल है, कुछ सवाल एकदम लेंदी हैं आज, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा। जो लोग दूसरी तीसरी बार पेपर दे रहे होंगे उन्होंने भी हर बार पढ़ा होगा, जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें भी डेवलपमेंट पढ़ना है। तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे सवाल कराए जाएं जिससे थोड़ा आपको लगे कि हाँ थोड़ा दिमाग जगा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा, पढ़ करके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। दिख भी नहीं रहा है, हाँ ये थोड़ा बड़ा सवाल लेंदी है, ये PDF मिल जाएगी आपको, तो आप देख लीजिएगा। डिटेल पढ़ने से बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ता, हाँ वो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप यहाँ सेशन लेने आ रहे हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं आपके, पेपर में भूल नहीं पाओगे चाह के भी उसकी तरह। बहुत होशियारी तुमको। हेलो, चलो देखिए फटाफट से जवाब दीजिए, बाकी बातें तब करेंगे। 44% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक अभी बताया था, आइडेंटिकल ट्विंस को कहते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल स्पर्म और एग सेल के मिलने से यानी सिंगल जाइगोट से बने हैं ये। जाइगोट जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको बोलेंगे। तो आइडेंटिकल ट्विंस हैं ये मोनोजाइगोटिक। कहाँ? डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट, नहीं भाई वो तो डायजाइगोटिक होंगे, डायजाइगोटिक, ये टू सेपरेट से बनेंगे। कैन बी ऑफ डिफरेंट सेक्स, हाँ 50% जेनेटिक सिमिलैरिटी, यस। मोनोजाइगोटिक में 100% सिमिलैरिटी है, यस। फिनोटाइपिक यानी बाहर एनवायरमेंट में क्या आपके अंदर प्रदर्शित होता है, ये फिनोटाइप है। द एब्सोल्यूट लिमिट्स और बायोलॉजिकल बाउंड्रीज एस्टेब्लिश्ड बाय द जेनेटिक कोड फॉर डेवलपमेंट, वो जीनोटाइप है। एक मैक्सिमम लिमिट आपको मिल जाएगी आपके जीन्स से। और एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस से क्या आपके एक्सपीरियंस से चीज़ें मॉडिफाई होती हैं। जैसे हो सकता है आपके जेनेटिक मेकअप में थोड़ा आपका जो बॉडी टाइप हो वो फैट की तरफ हो, लेकिन आप फिनोटाइप में, क्योंकि आप एनवायरमेंट में इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बचपन से एक्टिव हैं, तो वो उस तरह से निकल के ना आए।
तो ये फिनोटाइप है जो बाहर दिखेगा, ऑब्जर्वेबल होगा। तो सी का थर्ड हो गया, या ए का जो है वो सेकंड ऑप्शन, ए का सेकंड कहाँ है, यहाँ से ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि ए का फर्स्ट है, ए का सेकंड यहाँ भी है यहाँ भी है, और बी का क्या है फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, सी का क्या है फिनोटाइपिक, तो ये डी होना चाहिए, सी का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ ट्रू है। कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 51% लोग, पता नहीं क्यों लगे पड़े हैं भाई। डी का 4 कैसे हो सकता है, ये देखो ना, जीनोटाइपिक सीलिंग, जीनोटाइपिक सीलिंग का तो थर्ड होगा ना, एब्सोल्यूट लिमिट, जीनोटाइप फिक्स हो गया, इसके बाहर नहीं जा सकते, लिमिट जीन्स ने सेट कर दी है, हायर लिमिट और लोअर लिमिट, वो जीनोटाइपिक सीलिंग बोलते हैं उसको, जीनोटाइपिक सीलिंग, फर्स्ट ऑप्शन ना कि थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा इसी बात पे, ये क्या कहता है, असर्शन है आपका, यानी अभिकथन है। क्या कहता है अभिकथन, फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस इन अ क्लासरूम अ चाइल्ड मस्ट फर्स्ट अचीव अ बेसलाइन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मैचुरेशन, यानी एक प्रॉपर लर्निंग हो पाए क्लासरूम में, उसके लिए बच्चे की एक बायोलॉजिकल मैचुरेशन होना जरूरी है। कि आप तीसरी क्लास के बच्चे को छठी क्लास में नहीं बिठाते, क्यों, क्योंकि अभी वो उसके लिए उसका दिमाग, उसका शरीर, सोशल डेवलपमेंट ये सब हुआ नहीं है, तो सिलेबस भी एज के हिसाब से डिजाइंड है, क्यों, क्योंकि मेच्योरिटी एज के हिसाब से आएगी। आपका दिमाग कितना विकसित हुआ है ये बात तो सही है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन सेट्स द लिमिट्स ऑफ फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आप मेंटली कितने डेवलप्ड होंगे, आपके न्यूरॉन्स कितने डेवलप होंगे, ये एज के हिसाब से आएगी मेच्योरिटी। इसलिए आप सेकंड क्लास में आप एल्जेब्रा नहीं पढ़ाते हो, प्याजे नहीं पढ़ाओगे आप सेकंड क्लास के बच्चे को, बेसिक पोएम वगैरह कराओगे, बेसिक गिनती वगैरह कराओगे, क्यों, क्योंकि वो अभी उसी के लिए मेच्योर है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 54% लोग दे पा रहे हैं जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है, अच्छा सवाल, द इक्वेशन, क्यूट सवाल कहेंगे इसको, बहुत मुश्किल नहीं है ये। द इक्वेशन डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इंडिकेट्स दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कोऑपरेटिव नॉन एडिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी जो समीकरण है विकास बराबर आनुवांशिकता गुणा वातावरण, यह दर्शाता है कि मानव विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच एक सहकारी गैर योगात्मक संबंध है। यानी हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं है, एडिटिव नहीं है, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेटिव है, ना ही सब्ट्रैक्टिव है। यानी आप ये नहीं कह सकते हेरिडिटी माइनस एनवायरनमेंट बराबर डेवलपमेंट, ना आप ये कह सकते हो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, 50% हेरिडिटी 50% एनवायरनमेंट, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। किसी एरिया में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आंखों का रंग हेरिडिटी ने 100% डिसाइड कर दिया, एनवायरनमेंट विजन कैसा होगा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो किसी एरिया में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसी में एनवायरनमेंट, दोनों का गुणनफल है विकास, मल्टीप्लिकेटिव है, प्रोडक्ट है, कोऑपरेटिव है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, नॉन एडिटिव है, एडिटिव नहीं है, सब्ट्रैक्टिव नहीं है, यानी जोड़ना या घटाना पॉसिबल नहीं है इस समीकरण में, सिर्फ गुणा पॉसिबल है, गुणात्मक योगदान है या प्रोडक्ट है, ये बात तो सही है। रीजन क्या है इसका, एन इंडिविजुअल इज नॉट मियरली द सम ऑफ देयर जेनेटिक ट्रेट्स and environmental experiences H plus E but rather a product of their continuous dynamic multiplication। ये जो समीकरण है ये चलता रहता है कि ये गतिशील गुणन का उत्पाद है, किसी पहलू में हेरिडिटी महत्वपूर्ण, किसी में एनवायरमेंट, ये आपका चलती रहेगी ये इक्वेशन, ये बात तो सही है। ये इसका सही से रीजन भी दिया है कि ऐसा क्यों है, कि मल्टीप्लिकेटिव क्यों है। तो फर्स्ट ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं, 64% लोग। चलो बहुत बढ़िया, आपको ये बात समझ में आ गई। वुडवर्थ कहते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है ना, दोनों का बराबर योगदान है, तो किसी पहलू में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी में एनवायरनमेंट। जैसे 100% डिसाइड करेगी आपकी आंखों का रंग हेरिडिटी, आपकी एजुकेशन कैसी मिलेगी ये एनवायरनमेंट का भी इसमें रोल रहेगा, थोड़ा हेरिडिटी का भी रोल रहेगा, तो दोनों प्रोडक्ट में चलते रहेंगे, कोऑपरेशन में चलते रहेंगे, दोनों सहयोग में चलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे आप इसको देख सकते हो, ये हम चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन है, वही अगेन अभिकथन है और कारण है उसका। ह्यूमन डेवलपमेंट इज फंडामेंटली नॉन रिवर्सिबल, यानी विकास को आप रिवर्स नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है। आज आप 18 साल के हो गए, कल 12 साल के नहीं बन सकते, हरकतें करके दिखा सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो बस। हाँ, नॉन रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, बात तो सही है। देयर इज नो बैक गियर, वापसी नहीं है कोई, आप बैक गियर डाल के जैसे गाड़ी पीछे ले जाते हो, ऐसे विकास को पीछे नहीं ले जा सकते आप, कि आज आप अडल्टहुड में हो, कल आप उसमें चले जाओ चाइल्डहुड में। हरकतें कर सकते हो, बन थोड़ी सकते हो, बच्चे बनने की हरकतें करोगे, बन अगर अडल्ट हो, वयस्क हो, 25 साल के हो, तो 15 साल के थोड़ी बन जाओगे, वापस थोड़ी जा सकते हो कि आज पक्के दांत आ गए कल दूध के दांत वापस ले आओ, पॉसिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, बैक गियर नहीं है। एक बार जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन यानी एज के हिसाब से जो माइलस्टोन अचीव होना है, अगर वो हो गया है तो बैक गियर नहीं है। ठीक, पक्के दांत आ गए, अब दूध के दांत थोड़ी आ जाएंगे,
रीजन क्या है इसका? फिजिकल ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव सेल्यूलर चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड थ्रू स्ट्रिक्ट बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। कि शारीरिक वृद्धि को, शरीर को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं डाइट के माध्यम से। देखो फिजिकल ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव सेल, आपके सेल्स बॉडी के वो चेंज हो जाएंगे और फिजिकल ग्रोथ भी बदल जाएगी। यानी आप हाइट कम ज्यादा कर लोगे, आज ज्यादा है 25 साल की उम्र में तो कल कम हो जाएगी 26 में, पॉसिबल नहीं है, ऐसे आप रिवर्स नहीं जा सकते। तो ये रीजन जो है ये बेकार है, बकवास रीजन है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो ए तो सही है यहाँ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? यार फर्स्ट ऑप्शन का रट्टा क्यों लगा लिया आपने? ए एंड आर बोथ आर ट्रू, जैसे ही ये दिखता है तो मानने लगते हो कि हाँ यही होगा सही है। फिजिकल ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव सेलुलर चेंजेस कैन बी रिवर्स थ्रू स्ट्रिक्ट बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। कैसे कर दोगे आप फिजिकल ग्रोथ को रिवर्स? भाई आपकी हाइट 5'4" हो गई आज मान लेते हैं, या 6 फीट के हैं आप, तो कल आप ट्रेनिंग करके क्या घिस जाएंगे कुछ कि 5'8" के हो जाओगे 6 फीट से? नहीं भाई। पक्के दांत आ गए तो दूध के दांत निकाल लोगे फिजिकल ट्रेनिंग से? नहीं। कुछ पहलू लिखा होता तो मान भी लेते, चलो किसी पहलू में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, रिवर्स थोड़ी कर सकते हो। तो रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है, मॉडिफिकेशन संभव है। आपको कुछ करेक्ट करना है, भाषा सही करनी है, चेंज करना है, अपना पोस्चर ठीक करना है, वो एक अलग चीज है। मॉडिफिकेशन संभव है। भाई आप गाड़ी लाए, आपने मॉडिफिकेशन करा लिया, उसमें संभव है। ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि आप पुरानी गाड़ी का इंजन इसमें लगवा दोगे अगर सेम नहीं है तो, है ना। थोड़ा एग्जाम्पल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, बट यू नो व्हाट आई मीन। असर्शन देखिएगा इसका, आ डिले इन अ, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट है, आ डिले इन अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ और मोटर कोऑर्डिनेशन affects only physical development and has no impact on social acceptance और इमोशनल सेल्फ एस्टीम। ये कह रहे हैं विकास में अगर विलंब हो रहा है, शारीरिक रूप से बच्चा धीमे विकसित हो रहा है, तो इसका प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ेगा, किसी और पहलू पे विकास के। नहीं भाई, जैसा कि मैंने बताया था, अगर फिजिकली ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, अब वो अपने दोस्तों के साथ सेम एबिलिटी के साथ खेल नहीं पा रहा, ग्रुप में लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इमोशनली भी वो प्रभावित हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। विकास के सारे पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ऐसा नहीं है कि एक पहलू का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ेगा, ये कहना गलत होगा। रीजन क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी विकास जो है एक समग्र प्रक्रिया है। ईच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द अदर। ये भी गलत है। एक दूसरे को, विकास के जो पहलू हैं वो इंटर रिलेशन का सिद्धांत है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये नहीं कह सकते। दोनों ही बातें एकदम सिरे से नकारने वाली हैं, बोथ आर फॉल्स। इसमें आप लोग 79% लोग सही जवाब दे रहे हैं। फाइनली ए और आर दोनों ही गलत हैं अपने आप में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कल्चर इन अ चाइल्ड सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में विद्यालय और संस्कृति की भूमिका को सही से स्पष्ट कीजिए। यानी सोशल डेवलपमेंट में स्कूल का, परिवार का, सबका रोल होगा। कॉग्निटिव, दिमाग के विकास में भी ये सब हेल्प करेंगे। क्या रोल होगा बताओ एक बार। पहला है, फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी एंड बेसिक स्कीमास। ठीक है, तो ये रोल है संज्ञानात्मक विकास में और सोशल डेवलपमेंट में भी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन दैट इंट्रोड्यूसेस फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर। चलो ठीक है, कल्चर इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रन ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। नहीं भाई, इनफॉर्मली भी आप कौन सा त्योहार मना रहे हो, इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थोड़ी दी ही जाती है। आप ऐसे ही सीख लेते हो आपके आसपास जो त्योहार मनाया जा रहा है। फॉर्मल ट्रेनिंग तो वो हो गया, आपको प्रॉपर क्लास में बैठा करके पढ़ाया जाए कि बेटा दिवाली आ रही है, अब ये करना है स्टेप बाय स्टेप। नहीं, सब अपने घर में अपने अपने तरीके से मनाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है, सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस बाई डायरेक्शनल प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन एक्टिवली इंटरप्रेट सोशल नॉर्म्स। एक्टिवली इंटरप्रेट करते हैं वो समाज के सक्रिय रूप से नॉर्म्स को। चलिए ठीक है, तो थर्ड हमें यहां गड़बड़ लग रहा है, ये बात तो ठीक है, सब नियमों को अपने अपने ढंग से हम समझते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड बिल्कुल सिरे से नकार सकते हैं हम। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन है कहीं, दिख ही नहीं रहा कहीं पे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, हाँ सेकंड ऑप्शन। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 75% लोग, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड गड़बड़ है। फॉर्मली थोड़ी कल्चर सिखाया जाता है, और ये सब आपस में विकास के जो प्रकार हैं, सोशल और कॉग्निटिव, ऐसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल, आसान सवाल लगना चाहिए ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द अर्ली चाइल्डहुड। जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में कौन सी एक विशेषता है जो पूर्व बाल्यावस्था की है, 2 से 6 वर्ष की है? पहला है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन आ जाएगा बच्चे में। हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाएगी, ये 11 के बाद आएगी, ये 12 से 18 में आएगी। डोमिनेंस ऑफ सेंसरी एक्सप्लोरेशन एज दी सोल मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, ये जन्म से 2 में होगा कि सेंसेस ही विश्व के ज्ञान का निर्माण जो है वो एकमात्र साधन उसके
संवेदी अन्वेषण या फिर उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जन्म से 2 वर्ष में होता है। तार्किक कल्पना, अमूर्त चिंतन, तो नाम ही जहां आ जाए तो 11 प्लस, जो प्याजे भी कहते हैं, और वैसे भी 12 से 18 में जो है ये आपकी रीजनिंग आएगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अडोलसेंस में आएगा, किशोरावस्था में। ये आएगा आपका इन्फेंसी में, इन्फेंसी में आएगा, ये ऑप्शन भी हट गया। ये अडोलसेंस में आएगा, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी हट गया ऑप्शन से। फिर आता है थर्ड, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। हाँ, ये सही है, 79% लोग सही जवाब दे रहे हैं। सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा, उसको लगता है जो चीज मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगी। डोरेमोन मुझे पसंद है तो मेरे भाई को भी होना चाहिए, मेरे पापा को भी, मेरी मम्मी को भी। किसी ने डोरेमोन के बारे में कुछ बोला, मैं रोने लगूंगा। मुझे जो चॉकलेट चाहिए चाहिए, वो रोड पे आप मार्केट गए हो, आपके पास पैसे नहीं, बच्चा लेट लेट के वहीं रोने लगेगा कि नहीं मुझे तो खिलौना चाहिए। तो वो सेल्फ सेंटर्ड है उस खिलौना चाहिए पे, वो बाकी पहलू नहीं देख पा रहा कि माता पिता के पास पैसे नहीं है, नहीं लाए होंगे, या आज नहीं दिलाना चाह रहे हैं, वट एवर। नहीं, आप डॉक्टर के पास गए, उसको खिलौना लेना है, बात खत्म हो गई है। तो आत्म केंद्रित है, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड है। तीव्र भाषा अर्जन, भाषा बहुत तेजी से विकसित होती है, खिलौनों के साथ भी खेलता है, टॉय एज भी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पीयर ग्रुप्स, गैंग एज, ये 6 से 12 में होगा, लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ सही जवाब है, जो कि 80% लोगों ने लगभग दिया भी है। ये आसान सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वां सवाल देखेंगे और बताएंगे। A progressive educator wants to design a learning environment grounded in child-centered developmental principles। बच्चे को सेंटर में रख के विकास के अनुसार जो प्रिंसिपल बने हैं, सिद्धांत बने हैं, उसके अनुसार एक एजुकेटर है, एक टीचर है, जो बच्चे के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करना चाहता है। Which of the following practices represents a violation? या फिर ऑड वन आउट, कौन सा है इनमें से, या जो वायलेट करे इन सिद्धांतों को, विकास के सिद्धांतों के खिलाफ कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये पूछा है आपसे, है ना। फॉर्मुलेटिंग अ फ्लेक्सिबल करिकुलम दैट डायनेमिकली एकोमोडेट्स डिफरेंट इंडिविजुअल रेट्स ऑफ, हाँ अलग अलग रेट पे बच्चे मेच्योर होते हैं, ठीक बात है। एनकरेजिंग हेट्रोजेनस पीयर कोलैबोरेटिव टास्क टू एक्टिवली लेवरेज वाइगॉट्स्की सोशल प्लेन ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग तरह के टास्क रखो, बच्चों को मिलवाओ। स्टैंडर्डाइजिंग ऑल इंस्ट्रक्शन, यही नेगेटिव है। स्टैंडर्डाइजिंग लिखा हो, यूनिफॉर्मिटी लिखा हो, यूनिफॉर्म कपड़ों में ठीक है, सारे मेथड्स यूनिफॉर्म एक जैसे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आपका नेगेटिव है और ये गलत है, ये वायलेट करता है, ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे आधारित नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में ही नहीं रखा इसने, ऑप्शन ने। यूटिलाइजिंग क्वालिटेटिव पोर्टफोलियोज, हाँ इसमें बच्चे के बारे में अलग अलग चीजें पता लगेंगी, तो थर्ड ऑप्शन सही है। 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, वायलेट पूछा था या ऑड वन आउट पूछा था, बाकी तीनों बच्चे के सपोर्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, असर्शन क्या है। अ चाइल्ड्स इनहेरिटेड हेरिडिटी सेट्स पोटेंशियल लिमिटेड बाउंड्रीज, पोटेंशियल लिमिट बाउंड्रीज, हायर और लोअर लेवल हेरिडिटी सेट कर देगी, जिसको हम जेनेटिक जीनोटाइपिक लिमिट कह रहे थे या सीलिंग कह रहे थे, यानी कितना आईक्यू आपका हाईएस्ट हो सकता है, ये हेरिडिटी से निर्धारित होगा। मीनिंग वी कैन नॉट अचीव कंप्लीट डेवलपमेंट विदाउट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, यानी सेट मिल जाएगा आपको हायर और लोअर लिमिट सेट हो जाएगी। आईक्यू ज्यादा है लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो विकास उतना नहीं हो पाएगा उस क्षेत्र में, सब थोड़ी साइंटिस्ट बन जाएंगे हाई आईक्यू होने के बावजूद, एनवायरनमेंट का भी तो रोल है। फिर रीजन क्या है, नर्चर यानी एनवायरनमेंट अलोन डिक्टेट्स 100% ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, ये कहना गलत होगा। 100% कैसे कर देगा भाई एनवायरनमेंट, तो ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन, कितने लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, 65% लोग, चलिए बहुत बढ़िया। ए तो सही कह रहा है बात, लेकिन आर कह रहा है 100% एनवायरनमेंट। नहीं भाई, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी में एनवायरनमेंट। आईक्यू के कॉन्टेक्स्ट में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट का रोल नहीं है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि ये 100% है। आंखों का रंग होता तो हम कह देते हेरिडिटी है भाई 100%। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आ टीचर वांट्स टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी अमूर्त गणितीय तर्क को इंट्रोड्यूस करना चाहता है बच्चों में टीचर, मुश्किल सवाल गणित के या मुश्किल कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता है, तर्क विकसित हो, रीजनिंग विकसित हो बच्चों की, बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल रेडीनेस, विकासात्मक तत्परता के आधार पर, जिस उम्र में बच्चा है उसी बेसिस पे सिखाया जाएगा ना। शी एंश्योर्स दैट चिल्ड्रन आर फर्स्ट अलाउड टू काउंट यूजिंग फिजिकल टैक्टाइल ऑब्जेक्ट्स, कि भाई ये 4 किताबें हैं 1 2 3 4, या ये 3 पेन हैं तो 1 2 3, ये टैक्टाइल मतलब टच और फील कर सकते हो इस मटेरियल को, इस बेसिस पे बच्चा काउंट करता है। अच्छा ये मेरे हाथ हैं 1 2 3 4, यहां से आप शुरुआत करा रहे हो फिजिकल रेडीनेस के आधार पे, बात तो सही है। आगे क्या है, concrete operational stage before moving on to abstract numerical symbols, this educational decision represents, इसमें प्याजे भी आ गए। ignoring individual differences, नहीं भाई ये तो aligning instructional materials with developmental readiness, स्टेज के हिसाब से। forcing early childhood learners to, नहीं फोर्स थोड़ी कर रहे हो आप किसी को, behavioral conditioning कर रहे हो, नहीं, एज या स्टेज के हिसाब से आप
बच्चे को चीजें सिखा रहे हो, उसकी मेच्योरिटी जिस लेवल पे होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 25 सवाल है बस, ये सेकंड लास्ट सवाल है आज का। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट थियरीज, डेवलपमेंट इज मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव ऑर्डरली प्रोसेस दैट मूव्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम, यानी बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार विकास को सबसे सटीक रूप से एक प्रगतिशील व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी आगे बढ़ती हुई प्रगतिशील बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन। अब इन 4 ऑप्शंस में से आप बताइए कि क्या सही होगा, फटाफट से आप जवाब देंगे। सेकेंड ऑप्शन 50 कितने परसेंट लोग, 6%। चलो देखते हैं। डिपेंडेंसी टू एब्सोल्यूट आइसोलेशन, नहीं भाई, प्रोग्रेसिव ऑर्डरली चेंजेस को यानी डेवलपमेंट की परिभाषा कहाँ सबसे बेहतर तरीके से दर्शाई गई है, तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ये हम डिस्कस करते ही हैं। निर्भरता से स्वायत्ता की ओर, जब आपका जन्म होता है आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं, पानी भी कोई और पिलाएगा, दूध भी कोई और पिलाएगा, सूसू पाटी भी कोई और साफ करेगा, डायपर भी कोई और चेंज करेगा, धीरे धीरे आप स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस यानी इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। तो विकास क्या है, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाने की प्रक्रिया है। क्वालिटेटिव स्टेबिलिटी से क्वांटिटेटिव ग्रोथ नहीं, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से फिजिकल डेटेरियोरेशन, कुछ भी कहानी है। डिस्ट्रैक्टर कहते हैं इनको, बाकी ये 3 ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। एक ही है जो सबसे सटीक तरीके से ये पूरी प्रोसेस को विकास की डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका एक और सेशन रखेंगे हम डेवलपमेंट का, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन रखेंगे। आज के क्वेश्चन कई लोगों को मुश्किल लगे होंगे, उसमें थोड़ा मिक्स रखेंगे, ठीक है। सलमान अभी सुनेंगे आपकी बात। देखो असर्शन क्या है, अ चाइल्ड फ्रॉम अ लिंग्विस्टिकली डेप्राइव्ड एनवायरमेंट कैन स्टिल डेवलप स्ट्रॉन्ग वर्बल एबिलिटीज इफ प्रोवाइडेड विद एन एनरिच्ड लर्निंग एनवायरमेंट। भाषाई रूप से वंचित वातावरण में पला हुआ बच्चा या पला बड़ा बच्चा समृद्ध अधिगम वातावरण मिलने पर अच्छी भाषाई क्षमता विकसित कर सकता है। बिल्कुल भाई, हो सकता है घर में बहुत ज्यादा बोलने के मौके ना मिले हों, भाषा विकसित ना हो पाई हो, लेकिन अगर स्कूल या आसपास के एनवायरनमेंट मिलने लग जाए बाद में जो एनरिचिंग हो, बोलने का मौका दे बच्चे को, भाषा सीखने का मौका दे, तो वो बेहतर कर सकता है। सही है। रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हाँ बात तो सही है कि भाई हेरिडेटरी क्षमता है, एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत, एनवायरमेंट मिला है, हेरिडेटरी बिल्कुल क्षमता नहीं है तो भी दिक्कत। तो ये प्रभावित करता है क्योंकि पहले नहीं मिला, उस वातावरण में वो रहा है जहां ज्यादा अवसर नहीं थे बात करने के या भाषा सीखने के। तो हेरिडिटी में तो क्षमता मिलती है हमें, ह्यूमंस में इनेट क्षमता है भाषा को सीखने की, आपके नॉर्म चॉम्स्की कह ही रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, तो आंतरिक क्षमता है भाषा सीखने की मनुष्यों में। ये बात तो हेरिडिटी से हमें ये मिली है। लेकिन एनवायरमेंट पहले ऐसा था जहां भाषा सीखने के ज्यादा अवसर नहीं थे, जैसे ही वो बदला तो सीख गया। तो जो डेवलपमेंट है वो रिजल्ट करता है किसके इंटरेक्शन से, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की। बात तो सही है, ये भी सही है बात। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कितने लोग ये कह रहे हैं। आखिरी सवाल था आज का। आज के सवाल कैसे लगे बताओ, अच्छे या बहुत अच्छे, जल्दी से ऑप्शन दो शौर्य।